पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ पैरेलल की रिक्वायरमेंट है कि दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो जो भी मेन करंट आएगी, लेट्स से आई, वो R1 में I1 और R2 में I2। तो पहला जो मेजर रूल है पैरेलल के लिए, I is I1 plus I2, but both of these resistances are going to bear same potential difference. Therefore I1 can be calculated as V by R1, similarly I2 is V by R2। अब अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस की जगह एक अकेला रेजिस्टेंस लगाएं जिसके क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो ये जो इक्विवेलेंट करंट I आएगी वो हो जाएगी V बाई R इक्विवेलेंट। I की वैल्यू यहाँ, I1 यहाँ और I2 यहाँ डालिए, तो वी गेट V बाई R इक्विवेलेंट is equal to I1, that is V by R1, plus I2, that is V by R2। V न्यूमरेटर में सारे में से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान R इक्विवेलेंट is 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। एंड इस तरीके से अगर इस रिजल्ट को जनरलाइज करें तो 1 अपान R इक्विवेलेंट is equal to sigma 1 upon R. So when resistances are in parallel combination, equivalent resistance is given by this rule. पैरेलल के लिए एक बार फिर से देख लिए, मेन रूल है करंट डिवाइड होनी चाहिए, और ये करंट इस तरीके से डिवाइड होगी कि जितने एलिमेंट पैरेलल में हैं उन सबके क्रॉस पोटेंशियल हमेशा सेम मेंटेन रहेगा। नाउ अगर केवल दो ही रेजिस्टेंसेस की बात हो रही है, if you have got only two resistances in parallel, R1 और R2, तो आपने जो अभी रिजल्ट निकाला 1 अपान R इक्विवेलेंट इज 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, इसको सीधे कैलकुलेट करके याद कर लिए। नीचे एलसीएम R1 R2, ऊपर R2 प्लस R1, यानी कि R इक्विवेलेंट इज R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दो से ज्यादा के लिए निकालना होगा तो फिर हम 1 अपान R इक्विवेलेंट इज सिग्मा 1 अपान R ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ना इसके अलावा जिस तरीके से सीरीज में जब दो रेजिस्टेंसेस थे, वी टॉक्ड अबाउट डिवीजन ऑफ पोटेंशियल, ऐसे ही यहां पर करंट के डिवीजन की बात करते हैं। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारा मेन रूल था I = I1 प्लस I2, और इसके अलावा क्योंकि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल बराबर है, दैट मीन्स I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अगर I1 की वैल्यू निकालनी है I के टर्म में तो I इज I1 प्लस I2 की वैल्यू डाल दिए, यहां से I2 इज I1 R1 डिवाइड बाई R2, दैट इज I1 कॉमन, R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R2, देयरफॉर I1 इज I R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बिल्कुल इसी तरह से अगर I2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो I2 आएगा I R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। लेकिन जिस तरीके से पोटेंशियल डिवाइड किया था वैसे ही करंट डिवाइड करने में आप बजाय ये सारी फिजिक्स अप्लाई करने के एक डायरेक्ट चीज भी अप्लाई करते हैं। आपको पता है किसी क्वांटिटी को ए और बी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एम और एन के रेशो में, तो ए का हिस्सा होता है एम अपान एम प्लस एन इंटू क्यू, बी का हिस्सा होता है एन अपान एम प्लस एन इंटू क्यू,
और यही जब इनवर्स रेशो में डिवाइड होता है तो ए का हिस्सा हो जाता है n/m + n × q और b का हिस्सा हो जाता है m/m + n × q। ये अर्थमेटिक का सिंपल रूल है। यहां पर करंट डिवाइड करनी है। सो करंट को देखिए, व्हेन यू ट्राई कैलकुलेटिंग करंट, I is V/R। पैरेलल में V will remain same, so I is inversely proportional to R, यानी I का R के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो R1 का अगर हिस्सा निकालना है तो R2 ऊपर आएगा और R2 का हिस्सा निकालना है तो R1 ऊपर आएगा। जैसे R1 में करंट निकालनी है I1, तो I1 निकालेंगे, I1 इज टोटल करंट इंटू R2/R1 + R2। सीधे इस चीज को देख करके I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो I1 निकाल रहे हैं तो R2 ऊपर, ऐसे ही I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो I2 निकालेंगे तो R1 ऊपर। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये डायरेक्टली याद हो जाता है, तो ये सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इस तरीके से वी सॉ टू सिंपल कॉम्बिनेशंस, वन सीरीज। सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस में करंट डिवाइड नहीं होनी चाहिए, सेम करंट फ्लो करनी चाहिए, तब आर इक्विवेलेंट होता है सिग्मा आर। और पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल सेम होना चाहिए दोनों एलिमेंट्स के क्रॉस, और तब करंट डिवाइड होती है एक्चुअली, और 1/R इक्विवेलेंट होता है सिग्मा 1/R। और यहां पर आप पोटेंशियल का डिवीजन कैलकुलेट करते हैं, V1 आता है R1 के क्रॉस, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो V1 आता है R1 के क्रॉस R1/R1 + R2 इंटू V। और यहां I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आता है, I इज V/R, तो यहां I1 आता है R2/R1 + R2 इंटू I इज टोटल करंट which is to be divided into I1 and I2। नाउ इसके बाद एक और सिंपल कॉम्बिनेशन है which is very commonly used, that is called Wheatstone bridge। Wheatstone bridge structure में we have 5 resistances, for that matter any 5 elements। यहां पर रेजिस्टेंसेस की बात हो रही है तो 5 रेजिस्टेंसेस। इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये एन टर्मिनल्स हैं नेटवर्क के A and B, and we have got 5 resistances P, Q, R, S, and let's say this is G। These 5, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं स्मॉल a एंड इस पॉइंट का नाम स्मॉल b। नाउ सी, इस स्ट्रक्चर की खासियत यह है कि इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं होता। अगर आप इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस की बात करें P और R के लिए, तो उनकी एक लेग तो कॉमन है, एक टर्मिनल कॉमन है, बट दूसरा टर्मिनल कॉमन नहीं है। Therefore they do not bear same potential difference and therefore they are not in parallel। इसी तरीके से P और Q को देख लिए, यहां से आने वाली करंट सीधे Q में नहीं जाती बल्कि उसका कुछ हिस्सा G में भी जाता है। Therefore P and Q are not in series। For that matter इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं होता।
सो सीरीज पैरेलल रूल इसमें डायरेक्ट नहीं अप्लाई किए जाते. वी हैव टू लुक फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस. स्पेसिफिक सिचुएशंस में सबसे पहली सिचुएशन है जिसमें ए और बी सेम पोटेंशियल पर होते हैं, और इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि P बाई क्यू R बाई एस के बराबर हो. सो इफ P बाई क्यू, अगर ऊपर वाले दोनों का रेशो P बाई क्यू, नीचे वाले दोनों के रेशो R बाई एस के बराबर हो, ओनली देन VA एंड VB आर इक्वल. अगर ये रेशो P बाई क्यू R बाई एस के बराबर है तो पोटेंशियल का, A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल, दे आर इक्वल. एंड व्हेन दे आर इक्वल देन G कैन बी रिमूव्ड. असल में किसी भी सर्किट में दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड किसी भी एलिमेंट को आप सेफली रिमूव करते हैं, बिकॉज अगर ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और फिर इसका इन दो पॉइंट्स के बीच में लगे रहने का कोई मतलब नहीं होगा. दिस विल नॉट प्रोड्यूस एनी पोटेंशियल डिफरेंस, दिस विल नॉट प्रोड्यूस एनी थर्मल इफेक्ट, नो इफेक्ट एट ऑल. देन यू कैन रिमूव इट. और जब आप एक बार इसको रिमूव कर देंगे उसके बाद सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी. दीज टू विल बी इन सीरीज, these two will be in series, and then these two combinations will come in parallel. So ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ये है तो बीच वाले को आप रिमूव करते हैं और तब इस ब्रिज को आप कहते हैं कि ये बैलेंस्ड है. सो देन ब्रिज is said to be balanced. यानी अगर P बाई क्यू R बाई एस के बराबर है तब यह ब्रिज बैलेंस कहलाता है, और बैलेंस ब्रिज में आप बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं. सो बैलेंस ब्रिज को सॉल्व करना बहुत आसान होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल सा बैलेंस ब्रिज देखिए. Suppose it is like 2, 5, let's say 6, and then 15, and then let's say 2 ohm. Suppose ये हमारा एक ब्रिज है. 2 by 5 is 6 by 15. देखिए 2 by 5 and 6 by 15, 3 2 6, 3 5 15, रेशो सेम है. जब P बाई क्यू R बाई एस के बराबर है तो ब्रिज बैलेंस है. ब्रिज बैलेंस है का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, और जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है तो यू कैन सेफली रिमूव दिस. एंड नाउ व्हाट, जब केवल इतना सिस्टम रह जाएगा तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये 2 ओम इस 5 ओम के साथ सीरीज में है. सो दिस विल बिकम 2 + 5. इसी तरीके से ये 6 ओम इस 15 ओम के सीरीज में है. दिस विल बिकम 6 + 15. ये हो गया 7, R1 + R2 सीरीज में. ये 6 + 15 21, and then this 7 and this 21, they are in parallel because here it is A and here it is B. Now 7 and 21 are in parallel, so parallel combination का रूल लगाइए. R equivalent is
R1 R2 divided by R1 plus R2. This is 21 by 4, 5.25 ohm. Now see, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हुई, और यहां पर एक बात और है, चूंकि पॉइंट ए और बी इक्वी पोटेंशियल है, आपने बीच वाला रेजिस्टेंस रिमूव कर दिया, इसीलिए अब अगर आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। असल में सर्किट में एक फंडामेंटल रूल है, अगर किसी नेटवर्क में या किसी सर्किट में दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कोई डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है या कोई भी डायरेक्ट एलिमेंट लगा हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं। और इसके अलावा उन दोनों पॉइंट्स को आप ओपन सर्किट छोड़ सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं, या दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, या इन दोनों पॉइंट्स को किसी भी नोन या अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी की सर्किट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम ए और बी को कनेक्ट कर दें तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5.25 ओम यानी कि 21/4 ओम ही कैलकुलेट होकर के आएगा। अगर आप ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं तो यही सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमने यहां पर ए और बी को कनेक्ट कर दिया, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है। इसी तरीके से यहां पर ये 5 है और ये 15 है, एंड देन दिस इज बी। और अब दिखाई दे रहा है कि these two are in parallel first, these two are in parallel first, and then they are in series combination. So अब इसे सॉल्व करिए, ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जिसमें 2 और 6 पैरेलल में है। 2 और 6 पैरेलल में है का मतलब 2 × 6 डिवाइड बाई 2 + 6 8। ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बनाएंगे 5 × 15 5 × 15 डिवाइड बाई 75, and then they will be in series, connect for series combination. Solve करिए इन्हें, it is 3/2 and यहाँ पर 1, now sorry, here in fact we had to add 15 plus 5, please correct, this will become 75 divided by 20, 15/4, and then you add, this will become 3/2 plus 15/4, and that will be 4 LCM 6 plus 15, that is 21/4, and that is 5.25 ohm. It was like this. Now see, थोड़ी सी कैलकुलेशंस में ध्यान रखना है। 2 पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल हैं, तो अगर आप उन्हें ओपन रख करके कैलकुलेट करते हैं तब भी ये 5.25 ओम है। अगर उन्हें आप क्लोज करके कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों पहले पैरेलल में आएंगे, ये दोनों बाद में पैरेलल में आएंगे, एंड देन दे विल बी इन सीरीज, यू विल हैव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम 5.25 ओम। नाउ सी, ये तो हुआ मामला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है तब उसे कैसे सॉल्व करेंगे? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई एनी प्रीवियस नॉलेज। सो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक तो तरीका यह है कि आप किरचॉफ्स लॉज यूज करें, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा एक और शॉर्टकट है, उसके लिए विल गो फॉर अ टेक्निक जो हमारे +2 के सिलेबस में तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई बार काफी काम में आती है। इसमें क्या होता है कि किसी सर्किट में अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं,
इस तरह से। इन तीनों पॉइंट से सर्किट फर्दर कंटिन्यूड है, P, Q एंड R, दीज आर 3 पॉइंट्स, और इन तीनों पॉइंट से सर्किट फर्दर कंटिन्यूड है। हम केवल इतने पोर्शन के बारे में देख रहे हैं। सपोज ये RA है, ये RB है, ये RC है, तो आप सर्किट के इस पोर्शन को इस तरह के अरेंजमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं with proper resistances. This setup is called delta network. And this setup is called star network. रिप्लेसमेंट के लिए रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले आप डेल्टा, जिस डेल्टा को ब्रेक करना चाहते हैं स्टार में, उसके अंदर स्टार बनाइए, और उसके बाद आपको सबसे पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज ये वाली, इसके दोनों पड़ोसियों को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि RA इंटू RB, और इस प्रोडक्ट को तीनों के सम से डिवाइड कर दिए, RA प्लस RB प्लस RC। ये काम आप यहां करेंगे, बिल्कुल वैसे ही यहां आएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको यहां कैलकुलेट करिए, दिस विल बी, पड़ोसियों को मल्टीप्लाई करिए, RA इंटू RC डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC। और इसी तरीके से तीसरे वाले को कैलकुलेट करिए, ये RB इंटू RC, दिस इज RB इंटू RC डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC। प्रूफ हमारे स्कोप से बाहर है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। देखिए, एक बार फिर से हम लोग उसी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। इट वॉज 2, 5, 6, 15 and 2. नाउ सी, वैसे तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन सपोज हमें नहीं पता कि ये बैलेंस है, देन व्हाट वी कैन डू इज, या सपोज ये अनबैलेंस्ड होता, तो वी वुड हैव ब्रोकन दिस डेल्टा। इस डेल्टा को ब्रेक करिए, लेकिन ध्यान रखिए यहां पर दो डेल्टा दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, दोनों को एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते। किसी सर्किट में अगर आपको दो या दो से ज्यादा डेल्टा ब्रेक करने हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि दोनों डेल्टा में ब्रांच कॉमन नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली अगर आप इस डेल्टा को ब्रेक करेंगे तो ये वाली ब्रांच ब्रेक कर जाएगी, ये वाला डेल्टा बचेगा ही नहीं। अगर किसी सर्किट में दो या दो से ज्यादा डेल्टा एक साथ ब्रेक करने हैं, तो ध्यान ये रखना है कि दोनों डेल्टा में कोई ब्रांच कॉमन नहीं होनी चाहिए। नाउ सपोज हम ये वाला डेल्टा ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया ये 2 to the 4 डिवाइड बाई डेल्टा का सम 6 to 8 to 10। तो अब इन रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करिए। सबसे पहले इसे कैलकुलेट करिए 4/10, फिर इसे कैलकुलेट करिए 12/10, इसे कैलकुलेट करिए, दिस इज आल्सो 12/10। नाउ व्हाट, अब ये जो बाहर वाला डेल्टा था, दिस इज रिमूव्ड, बच गए ये दोनों रेजिस्टेंस। These two resistances are 5 and 15, 5 and 15, और ये आपका टर्मिनल आ गया B, ये है टर्मिनल A। और अब आप देखिए ये डेल्टा तो हट गया आपका,
क्योंकि इसको ब्रेक करके आपने स्टार में कन्वर्ट कर दिया और ये भी हट गया। और अब आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिंपल सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज दिस एंटायर इज in series 4 by 10 0.4 is in series with 5, 12 by 10 1.2 is in series with 15 and then ये दोनों आपस में पैरेलल में, और वो जो कॉम्बिनेशन आएगा वो बाद में इस 12 by 10 के सीरीज में। पहले इसे सॉल्व करिए, ये आ गया 5.4, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया 5.4, नीचे वाला रेजिस्टेंस देखिए, it is 15 plus 1.2, 16.2 and then इनके सीरीज में 1.2. It is like this. Now इसको सॉल्व करिए, 54 into 162 divided by 54 plus 162. Now cancel करिए, what will it give you? Now see, solve this and then add 1.2 to it, you will get the same 4 point. What was this? Let us calculate. 5.4 into 16.2 divided by 21.6. एक decimal place हटाइए. Now what it is? That comes out to be 5 point what? 5.25, and that was the initial result which we calculated for balanced Wheatstone bridge. So we see this technique works, and not only for this, we can apply this technique for several other kind of networks also. Now see, so बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक बार फिर देख लिए। पहली बात तो ये 5 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S और G जब इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसमें capital A and capital B are our terminals, and if P by Q is equal to R by S, then VA is equal to VB and bridge is balanced. और बैलेंस ब्रिज में बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं आप, और तब ये दोनों सीरीज में जाते हैं, ये दोनों सीरीज में जाते हैं, and then they are in parallel. It is simple to solve. अगर ब्रिज अनबैलेंस है तो you just convert one delta into star and then go for simple series parallel calculations. You will get equivalent resistance of Wheatstone bridge. Now इसके बाद सर्किट सोल्यूशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सिमेट्री कंसिडरेशंस। सिमेट्री कंसिडरेशंस में दो चीजें हैं। पहली, अगर कोई सर्किट
दोनों टर्मिनल्स को मिलाने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे सपोज वी टॉक अबाउट अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस, सपोज ये एक ग्रिड है जिसकी हर आर्म में रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है and that is how the grid is symmetrical about line joining the two terminals और इसका मतलब क्या है? Think of this, each arm has a resistance R, and then suppose we are interested in calculating equivalent resistance of the network between points A and B. तो अगर ये नेटवर्क इस लाइन के अबाउट, जो दोनों टर्मिनल्स को मिलाती है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि जैसा ऊपर है एग्जैक्टली वैसा ही नीचे है, तो ऐसे में एक हाफ का हर पॉइंट दूसरे हाफ के सभी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ इक्विपोटेंशियल होता है। 1 will be corresponding to 1 dash, 2 will be corresponding to 2 dash, 3 will be corresponding to 3 dash, similarly 4 will be corresponding to 4 dash and 5 will be corresponding to 5 dash. So ऊपर वाले हाफ के सारे पॉइंट 1 2 3 4 5, नीचे वाले हाफ के सभी पॉइंट्स जो करस्पॉन्डिंग है, 1 का 1 डैश, 2 का 2 डैश, 3 का 3 डैश एंड सो ऑन, ये सारे आपस में इक्विपोटेंशियल है, क्योंकि जो सर्किट का सिचुएशन ऊपर से है वही सर्किट की सिचुएशन नीचे से है। और इस सिचुएशन में अगर आप नीचे वाले हाफ को ऊपर वाले हाफ पर फोल्ड कर दें तो सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे एंड देन योर प्रॉब्लम विल बी एक्चुअली हाफ्ड। सो ऐसी सिचुएशन में जब ये सारे रेजिस्टेंसेस R थे, ये सारे पॉइंट आपस में इक्विपोटेंशियल थे, तो आप इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं इस तरीके से कि नीचे वाले हाफ को ऊपर वाले हाफ पर फोल्ड कर दें, और ऐसे में आपके पास जो सर्किट बचेगा दैट विल बी दिस मच ओनली, लोअर हाफ विल बी कैंसल्ड एंड देन it will be somewhat like this, and each of these resistances will become only R by 2, because सभी ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में फोल्ड करने पर नीचे वाले हाफ के रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे और इस तरह से सर्किट केवल इतना रह जाएगा, एंड नाउ ईच रेजिस्टेंसेस R by 2। सो इसको यूं समझ लिए कि जब दोनों टर्मिनल्स को मिलाने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो आप एक हाफ को दूसरे हाफ पर फोल्ड करते हैं, जिससे एक हाफ के सारे रेजिस्टेंसेस दूसरे हाफ के सारे रेजिस्टेंसेस के साथ पैरेलल में आ जाते हैं, और जो पैरेलल में आते हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लिए। व्हेन R इज इन पैरेलल विद R, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R by 2। सो ये वाला R इसके पैरेलल में, ये वाला R इसके पैरेलल में, ये वाला R इसके पैरेलल में, एंड सो ऑन, एंड दैट इज हाउ यू हैव रिड्यूस योर सर्किट टू हाफ। तो ये तो एक तरह की सिमेट्री है, वन टाइप ऑफ सिमेट्री, व्हेन सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन जॉइनिंग टू टर्मिनल्स, ये दोनों टर्मिनल्स है इनको मिलाने वाली लाइन। सो दिस इज वन टाइप ऑफ सिमेट्री
when circuit is symmetric about line joining two terminals, तब आप ये काम करते हैं. So this is one type of symmetry. Let us see another type of symmetry. So we'll talk about the second kind of symmetry. Let us see. To calculate resistance of various shapes, suppose we have a conductor of this kind and these are the terminals, then you expect the current flowing in this direction. Let's say if this is positive, this is negative. ऐसे में जब आप R कैलकुलेट करते हैं, R is rho L by A. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हमने ये रिलेशन पढ़ा था. Here rho is resistivity of the material of conductor, L is its length and A is area of cross section. तो उसमें ध्यान ये देना है कि L जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ है, this, and then A जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन, यानी ये वाला क्रॉस सेक्शन, this cross section, and then this area vector in the direction of current. R is rho L by A. इस cylindrical conductor में तो ये मामला बहुत आसान है. R is equal to rho L by A. बट जब आप कुछ अलग शेप्स की बात करते हैं, लाइक suppose we are talking about a cylindrical tube like this, और इसमें मान लीजिए अंदर वाली सरफेस पर टर्मिनल A और बाहर वाली सरफेस पर टर्मिनल B है. सो हियर व्हाट वी एक्सपेक्ट, सपोज अंदर वाले टर्मिनल को आपने पॉजिटिव, बाहर वाले टर्मिनल को नेगेटिव किया है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टू लोअर पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव. यानी इसका अगर सेक्शन देखें सामने से, इनर रेडियस लेट्स से R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो हियर वी एक्सपेक्ट द करंट टू फ्लो रेडियली from positive terminal to negative terminal like this. Here how exactly we are going to calculate resistance of this conductor between inner and outer surfaces. टर्मिनल, एक टर्मिनल इनर सरफेस पर है, एक टर्मिनल आउटर सरफेस पर है. यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिलेंडर L और रेडियाई, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 है. अब यहां पर देखिए, जब आप लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो यहां पर L ये वाला L नहीं है, क्योंकि L होते ही है कंडक्टर की लेंथ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. यहां करंट फ्लो कर रही है रेडियली, तो क्या L को R2 माइनस R1 लिखेंगे? अगर आपने L को R2 माइनस R1 लिख भी दिया तो A क्या लिखेंगे? A करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सरफेस है. अगर करंट रेडियली फ्लो कर रही है तो विच काइंड ऑफ सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट? ये सिलेंडर है, करंट रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रही है, इनर रेडियस R1,
outer radius r2, current is flowing like this. So जब आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया अंदर वाले सरफेस पर कुछ और है, एक्चुअली अंदर वाले सरफेस पर एरिया है 2 पाई r1 इंटू एल, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला एरिया। जबकि बाहर वाली सरफेस पर दिस एरिया विल बिकम 2 पाई r2 इंटू एल। सो ये एरिया यहां से यहां तक लगातार वेरी कर रहा है, और जब ये एरिया यहां से यहां तक लगातार वेरी कर रहा है तो यू कैन नॉट गो फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, रादर you first of all have to think of an element। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस लेट्स से x और थिकनेस dx है। अब अगर आप इस छोटे एलिमेंट की बात करें तो आप मान सकते हैं कि अंदर और बाहर के रेडियस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, dx इज वेरी स्मॉल अप्रोचिंग टू ऑलमोस्ट 0। और तब आप इस एलिमेंट का इसके अंदर और बाहर वाली सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल, अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस के बीच में जितनी भी कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल्स बनेंगी, this entire cylinder can be assumed as the combination of too many cylindrical shells। so एक शेल के बारे में आप कंसीडर कर रहे हैं, यहां से यहां तक जितनी भी सिलेंड्रिकल शेल बनेंगी, करंट एक के बाद दूसरी को, दूसरे के बाद तीसरी को, तीसरे के बाद चौथी को, इस तरीके से क्रॉस करेगी। यानी कि सभी एलिमेंट्स के रेजिस्टेंसेस एक्चुअली सीरीज में पड़ेंगे। सो इफ यू कंसीडर resistance of one shell only, let's say dr, एक शेल के रेजिस्टेंस के लिए रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल करंट रेडियली फ्लो कर रही है, तो इस शेल के लिए एल इज थिकनेस ऑफ द शेल, दैट इज dx, डिवाइड बाय ए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर सरफेस हो गया 2 पाई x इंटू एल। सो एरिया इज 2 pi x into L, and that is how we calculate the resistance of this element. Once we know resistance of this element, we can calculate equivalent resistance between inner and outer surfaces। अब उसके लिए क्या करना है, क्योंकि इनर और आउटर सर्फेसेस के बीच में जितने भी ये एलिमेंट्स पड़ेंगे उन सबकी रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जिस तरीके से आपको पता है आर इक्विवेलेंट इज सिग्मा आर इन सीरीज। जब आप इंटीग्रल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसी को लिखेंगे आप आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी आर इफ all the elements are in series। अगर सारे एलिमेंट सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इज इंटीग्रल ऑफ डी आर। तो ये आपने डी आर कैलकुलेट कर लिया है। इस डी आर को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल गिव यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर बिटवीन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। और उस सिचुएशन में you try calculating r will become integral of rho dx upon 2 pi x l. Limit of integration is x will vary from r1 to r2, inner surface to outer surface, r1 to r2। बाकी स्टैंडर्ड तरीका जो इंटीग्रल कैलकुलेट करने का होता है, रो बाहर 2 पाई बाहर L बाहर, these are all constants, integral of dx upon x integrating from r1 to r2, integral of dx upon x is log x, so it is rho upon 2 pi L log x integrating from r1 to r2,
लिमिट रख दी है रो अपॉन 2 पाई एल लॉग ऑफ R2 माइनस लॉग ऑफ R1। इंटीग्रल कैलकुलेट करने में लिमिट रखने का तरीका, सबसे पहले ऊपर की लिमिट माइनस साइन, फिर नीचे की लिमिट। नाउ लॉग के रूल्स, log a minus log b is log a by b, so it will become rho upon 2 pi l log of R2 by R1, and this is what R equivalent. So equivalent resistance between inner and outer surfaces of this conductor is finally R equivalent is equal to rho log R2 by R1 divided by 2 pi l. So this is resistance of this conductor. Now इसी कंडक्टर में अगर सपोज रो कांस्टेंट नहीं होता, रेडियस का फंक्शन होता, रेडियस के साथ वेरी कर रहा होता, तो आपको दे रखा होता क्वेश्चन में कि रो इज दिस फंक्शन ऑफ रेडियस, सपोज रो इज इक्वल टू के आर, या रो इज इक्वल टू के बाई आर, या रो इज इक्वल टू ई टू पावर आर। अगर रो कांस्टेंट नहीं होता बल्कि रो रेडियस का फंक्शन होता, तो आप यहां कैलकुलेशन में इस स्टेप पर रो की वैल्यू आर के टर्म में, यहां पर आर जो है वो एक्स है जो वेरी कर रहा है, तो रो की वैल्यू एक्स के टर्म में डाल देते, उसको यहां पर डालने के बाद फंक्शन में जब इंटीग्रेट करते तो रो बजाय बाहर आने के रो की अंदर वैल्यू एक्स के टर्म में पड़ जाती, और फिर आप जो फंक्शन आता उसको उसी तरह से इंटीग्रेट करते, एंड दैट वुड हैव बीन योर आंसर। इसी कंडक्टर के लिए अगर आप टर्मिनल्स चेंज करते हैं, सपोज यही कंडक्टर है, रो रेसिस्टिविटी है, एल लेंथ है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, सब कुछ सेम है, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग टर्मिनल्स one at the inner surface, the other at the outer surface, instead of taking these terminals, if you take these terminals one at one surface and the other at the other surface, the resistance of this conductor will change. अब क्या होगा, suppose we have same conductor, L is the length, inner radius R1, outer radius R2, rho is the resistivity of the material, but this time we have one terminal at one surface A and the other terminal at the other surface B. Suppose A is positive, B is negative. What we expect? The current will flow now in this direction. And now what? अब अगर आप R is equal to rho L by A अप्लाई करते हैं, R is equal to rho L by A, तो इस बार L की वैल्यू यही L है। करंट फ्लो की डायरेक्शन में length of the conductor is this L, current is flowing from this surface to this surface, and जहां तक A का सवाल है वो भी कांस्टेंट है और बहुत सिंपल है, through the entire conductor A is constant, and that A is how much? That A is simply pi R2 square minus pi R1 square, this annular region. करंट फ्लो की डायरेक्शन में लेंथ L और करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सरफेस इज दिस एनुलर रीजन, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर. So that calculation is very simple. It is rho, L is L, A is pi R2 square minus R1 square. It was that simple because nothing was changing. Throughout the conductor, area remains constant, length तो पहले से ही फिक्स है, and rho of course. अगर रो वेरी करेगा तो फिर इंटीग्रेशन विल कम इनटू पिक्चर. रो की वैल्यू आप x के टर्म में डालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे. Now let us see an example in which area of cross section of the conductor is varying. It is also a very popular
Now let us talk about another conductor जिसमें कंडक्टर की लेंथ के साथ कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। इस एंड पर कंडक्टर का रेडियस है a, इस एंड पर कंडक्टर का रेडियस है b, इस एंड के सेंटर से इस एंड के सेंटर तक कंडक्टर की लेंथ है l। ना यहां पर कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो, if you apply R is equal to rho L by A, तो R is equal to rho L by A में रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये तो कांस्टेंट है, ये आप आसानी से रख सकते हैं। L करंट फ्लो की डायरेक्शन में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर आपने टर्मिनल एक इस एंड पर लिया है A, दूसरा टर्मिनल इस एंड पर है B, A पॉजिटिव है B निगेटिव है, तो करंट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो करंट की डायरेक्शन के, करंट की फ्लो के डायरेक्शन में कंडक्टर की लेंथ L है, L रख सकते हैं आप, बट दिस एरिया A of the conductor from here to here keeps varying continuously, and in that case you cannot put value of A because everywhere A is different. So you cannot apply this formula directly to calculate resistance of this conductor between terminals A and B, क्योंकि इस सिचुएशन में A कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो जब कोई चीज इस तरह से वेरी कर रही होती है तो उससे निपटने का एक तरीका ये होता है कि आप एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर करें जिसमें जो चीज वेरी कर रही है उसको कांस्टेंट माना जा सके। सो व्हाट वी डू इज, इस एंड से x डिस्टेंस पर वी कंसीडर a very thin element, dx is very small, approaching to almost 0. So a very thin element of thickness dx, और मान लिए इसका रेडियस है स्मॉल r। नाउ सी, ये स्मॉल r इस एंड पर a के बराबर है और ये स्मॉल r इस एंड पर b के बराबर है। dx इज सो स्मॉल कि आप इस एलिमेंट के लिए ये मान सकते हैं कि दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, रेडियस ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब छोटे एलिमेंट के लिए आप एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर डाल सकते हैं, कंसिडरिंग दिस आर अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर बोथ दी सर्फेसेस। दूसरी चीज, सिंस करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इससे अगर आप यहां से यहां तक इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स काटेंगे तो करंट विल क्रॉस one element after the other. That means all these elements are in series, all these elements are bearing same current and therefore they are in series. So सबसे पहले एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालिए, let us call it dr. Now this dr is what, फॉर्मूला यही अप्लाई होना है, बस ए की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए डालेंगे, रो करंट फ्लो की डायरेक्शन में इस एलिमेंट की लेंथ इज व्हाट, दिस डिस्टेंस, दैट इज dx रो l अपॉन a। व्हाट इज एरिया, ये जो एलिमेंट आपने काटा है ये भी इस तरह से एक डिस्क कटेगी इसमें। एक्चुअली ये जो कंडक्टर हमने बनाया है जिसका एरिया इधर पाई a स्क्वायर है और इस सरफेस पर पाई b स्क्वायर है, इट इज एक्चुअली फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो जब आप इसको एक्सिस के परपेंडिकुलर सरफेस में काटेंगे तो यू विल गेट अ डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r। सो दिस इज रो l बाई a, इस सरफेस का एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर।
r is varying from this end to this end, of course x is also varying. So ये कैलकुलेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक या तो आप r को x के टर्म में ना डाल दें या x को r के टर्म में ना डाल दें. ये फॉर्मूला अभी दो वेरिएबल्स में है, x इज ए वेरिएबल, r इज आल्सो ए वेरिएबल. और आपको मालूम है क्योंकि सारे एलिमेंट सीरीज में है तो बेसिकली r इज इंटीग्रल ऑफ dr. आपको पता है कि सीरीज में एक्चुअली r होता है सिग्मा r, और जब कॉन्टिन्यूस एडिशन होता है यानी कि इंटीग्रेशन होता है तो r इज इंटीग्रल ऑफ dr. ना इसको इंटीग्रेट करना है, सो dr इज रो dx अपॉन पाई r स्क्वायर. अब ये एलिमेंट, ये इंटीग्रल तभी कैरी आउट होगा जब r एज अ फंक्शन ऑफ x डालेंगे आप, या dx की वैल्यू r के टर्म में डालेंगे. तो इसके लिए हमें r और x को आपस में रिलेट करना है. रिलेट करने के लिए ध्यान दीजिए, थिंक ऑफ दिस एंड दिस, these two similar triangles. These two similar triangles. दोनों में ही एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल कॉमन है. इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में, this side, what this side is? This side is r minus a. This is r minus a. और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड है, ये पूरा है b, ये पूरा है a. So this side is b minus a. अगर आप सिमिलर ट्रायंगल रूल्स लगाएं तो जो रेशो इन साइड्स की होगी वही रेशो इन साइड्स की होगी. b माइनस ए डिवाइड बाई r माइनस ए इज l डिवाइड बाई x. सो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स दिस x डिवाइड बाई l is equal to r minus a divided by b minus a. And that is how we relate r is equal to b minus a by l into x plus a. So this is a relation between r and x. और एक बार आपके पास r और x में रिलेशन आ गया तो अब आप चाहें तो स्मॉल r की वैल्यू ये पूरी की पूरी यहां डाल सकते हैं. वो थोड़ा सा लंबा काम है, सो उसकी बजाय हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिए और फिर dx की वैल्यू यहां पर डाल दिए. डिफरेंशिएट करिए, दिस विल बिकम dr इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर l, x का इंटीग्रल dx, a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0. So we can place this value here. R will become integral of rho dx की वैल्यू हो गई L dr divided by pi r square and what? b minus a. L अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, ये डी एक्स की वैल्यू हो गई डिवाइड बाई रो अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो अपॉन पाई आर स्क्वायर. और चूंकि अब हमारा इंटीग्रल वेरिएबल आर है तो लिमिट आर के लिए लगेगी. आर इज रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट, सो एट दिस एंड एलिमेंट रेडियस इज सिंपली ए, एंड एट दिस एलिमेंट, एट दिस एंड radius of this element will become b. So small r will vary from small a to b. Now calculate this integral. Rho is constant, L is constant, pi is constant, b minus a is constant. We are just left with dr upon r square.
it is dr upon r square starting from a to b, integrated from a to b. The integration is very easy. dr upon r square is minus 1 upon r. So we are left with capital R is equal to rho L by pi b minus a. dr by r square is minus 1 upon r, integrating from a to b, that is rho L by pi b minus a. यहाँ माइनस साइन एडजस्ट करने के लिए वैसे तो पहले ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, माइनस साइन एडजस्ट करने के लिए पहले नीचे वाली लिमिट लगा दिए, फिर ऊपर वाली लिमिट लगा दिए. 1 upon a minus 1 upon b is b minus a over ab, so that will become rho L upon pi b minus a over ab. b minus a cancelled. It is r is equal to rho L upon pi AB. So resistance of this conductor is finally R is equal to rho L upon pi into AB. It is as if this conductor is behaving like a cylindrical conductor. Cylindrical conductor of uniform cross section with a radius under root AB. क्योंकि अगर इस सिलेंडर का आप रेजिस्टेंस निकालें दोनों एंड्स के बीच में तो R इज व्हाट, रो L अपॉन A पाई R स्क्वायर. R इज रूट AB का स्क्वायर इज AB. सो दैट मीन्स कि एक कॉनिकल फ्रस्टम अपने दोनों एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस के लिए एक यूनिफॉर्म सिलेंडर की तरह बिहेव करता है, जिसका रेडियस कॉनिकल फ्रस्टम के दोनों एंड्स के रेडियस का ज्योमेट्रिक मीन है. You can remember this formula directly, but this is the way we calculate resistance of various shapes. This is basic principle behind calculation of resistance of a conductor. Now see, when you take elements in such a way that all elements of the conductor are in parallel, then 1 upon R is integral of 1 upon dr. जिस तरीके से आपने सीरीज में पढ़ा है R इक्विवेलेंट इज सिग्मा आर. जब आप छोटे एलिमेंट के लिए इंटीग्रेट करने की बात करते हैं तो आप लिखते हैं R इक्विवेलेंट इज इंटीग्रल ऑफ dr. ये आसानी से समझ में आता है. लेकिन जब पैरेलल की बात करते हैं, ये तो सीरीज में है, पैरेलल में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज सिग्मा 1 अपॉन आर. लेकिन इसी को जब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, आप इस तरह से एलिमेंट लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स पैरेलल में है, तब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन dr. मैथमेटिकली ये बड़ा अजीब है. असल में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई मतलब नहीं है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन dr. लेकिन एक्चुअली ये सही है. होता यह है कि जब एलिमेंट्स पैरेलल में होते हैं और आप एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन dr यहां पर रखते हैं, तब 1 अपॉन dr की वैल्यू रखने पर अपने आप इंटीग्रल वेरिएबल न्यूमरेटर में आ जाता है और इंटीग्रेशन आसान हो जाता है. मतलब अगर एलिमेंट्स पैरेलल में है तो 1 अपॉन dr अपने आप ऐसे आएगा कि dx न्यूमरेटर में आ जाएगा और आप आसानी से इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाएंगे. वैसे तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन dr हैज नो मीनिंग. सो आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. अगेन सपोज वी हैव अ सिलेंडर जिसमें
रेसिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, दिस रेडियस इज ए, बट इसकी रेसिस्टिविटी सेंटर से लेकर के सरफेस तक वेरी करती है। सपोज रेसिस्टिविटी वेरीज लाइक रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस AR, rather let's have some other constant, rho is equal to rho naught plus KR. R is radius varying from 0 to A. अब यहां पर अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका दोनों टर्मिनल्स के बीच में निकालना चाहते हैं, दोनों एंड्स पर टर्मिनल्स हैं A एंड B, R इज इक्वल टू रो L बाई A आपका फॉर्मूला है। L लेंथ है कंडक्टर की, आसानी से रख सकते हैं। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, लगातार कांस्टेंट है पाई A स्क्वायर, ये भी आसानी से रख सकते हैं। रो नहीं रख सकते बिकॉज रो इज वेरिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। इससे निपटने का क्या तरीका है? अगेन वी हैव टू गो बाय इंटीग्रल एलिमेंट। सो उसके लिए क्या करना है? सपोज वी हैव एन एलिमेंट लाइक दिस, क्योंकि रो रेडियस के साथ लगातार बदल रहा है, तो इफ वी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस dr, r अगर बहुत छोटा वेरी करता है तो रो कैन बी कंसीडर्ड एज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और तब इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल करके वी कैन ट्राई कैलकुलेटिंग टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। लेकिन यहां पर देखिए, अगर आपका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो यू एक्सपेक्ट करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू B लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन? आपने जितने एलिमेंट काटे हैं इन सब में करंट एक साथ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर इन एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड व्हेन दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब dr will not directly give you r. Actually 1 upon dr will be integrated to give you 1 upon r. So पहले यहां पर देखिए dr कैलकुलेट करिए, dr is रो, स्मॉल r पर रो की वैल्यू हो गई रो नॉट प्लस KR, L is L. Now what is A? करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। करंट फ्लो के परपेंडिकुलर सरफेस जब आप देखेंगे तो आप इसको बाहर लाएंगे, ये R रेडियस और dr थिकनेस की रिंग होगी, करंट इसके परपेंडिकुलर यानी कि U फ्लो कर रही है। सो दिस एरिया इज एरिया जो आपको इस फॉर्मूले में रखना है, और ये रेडियस है स्मॉल r, तो ये एरिया कितना आएगा? इसको कहीं से भी काट के अगर सीधा टेप बना ले तो ये इस टेप की लेंथ आएगी 2 पाई r, और इसकी थिकनेस आएगी dr, इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई r dr। सो एरिया की जगह हमारा एलिमेंट आएगा 2 पाई r dr। नाउ ऑल दीज एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, तो dr सीधे इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर dr सीधे इंटीग्रेट होगा तो dr, ये वाला dr डिनोमिनेटर में आ जाएगा, and then you can never calculate the integral. So since all the elements are in parallel, 1 upon r equivalent is equal to integral of 1 upon dr. This I was talking about. जब आप इसकी वैल्यू यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 पाई r dr डिवाइडेड बाई रो नॉट प्लस KR into L, small r varying from 0 to A. Now बाकी इस इंटीग्रल का कैलकुलेशन बहुत आसान है, 2 पाई बाहर, नीचे L बाहर, वी आर लेफ्ट विथ फ्रॉम 0 to A 2 पाई अपॉन रो नॉट प्लस KR, rather sorry 2 pi we have taken out dr, 2 pi बाहर 1 r
and dr. R dr upon rho naught plus kr. L we have taken out and the integral limit from 0 to small a. You integrate this and you find that R equivalent is given like this. इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करिए, देन R equivalent के लिए इसको पलट दिए, that is the value of equivalent resistance between these two terminals. So this is the way we calculate equivalent resistance of various shapes. बाकी इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे तरह के पॉसिबल हैं, but we are not going into mathematical complication of it. You can simply calculate it like this. इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी कुछ और शेप्स आप अपने आप ट्राई करिए एंड यू जस्ट ट्राई कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस. So this is all about the calculation of equivalent resistance.